में हम रिमेनिंग कंपनीज़ के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आती है हमारी 1% कंपनी, इसके बारे में समझ लेते हैं क्या होती है। ठीक है, मैं इसके लिए ब्रश का यूज़ कर लेती हूँ। सो लेट्स बिगिन गाइस। 1% company is a type of company that is owned and managed by only one person. According to the Companies Act 2013, a 1% company means a company which has only one member shareholder. सबसे पहले ये देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि आप सब ने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ाई होगा, जो जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो रिलेट कर रहे होंगे कि 1% कंपनी वो कंपनी होती है जो सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा मैनेज की जाती है या फिर ऑन की जाती है, कह सकते हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ओपीसी वो कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर यानी कि शेयर होल्डर होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या था कि कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए थे कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने ओपीसी इंट्रोड्यूस किया ताकि छोटे एंटरप्रेन्योर्स और इंडिविजुअल बिजनेस ऑनर्स इजीली कंपनी जो है स्टार्ट कर सकें। फीचर्स देखते हैं, फीचर्स ऑफ 1% कंपनी क्या है। देखो गाइस, फीचर्स में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फीचर्स में क्या लिखें। देखो, फीचर्स वही होता है जो डेफिनेशंस में आप लिखते हैं एज इट इज़ उसमें लिखना होता है फीचर्स में। देखो, ऊपर हमने पढ़ाई कि सिंगल मेंबर के द्वारा ऑन होती है या फिर मैनेज होती है, तो इसमें भी फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि सिंगल मेंबर्स होने चाहिए। ओपीसी में सिर्फ एक शेयर होल्डर होता है जो कंपनी के का ओनर होता है। ठीक है, सेकेंड वाला पॉइंट सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट है कि कंपनी का अपना लीगल आइडेंटिटी होता है ऑनर से, जो कि अलग बनाता है उसे। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑनर की लाइबिलिटी सिर्फ इन्वेस्ट की गई अमाउंट तक होती है, जितना उसने इन्वेस्ट किया है उतनी उसकी लाइबिलिटी होगी, उतने तक ही उसकी लिमिट होगी। ठीक है, नॉमिनी की अगर हम बात करें कि नॉमिनी रिक्वायरमेंट में क्या सीन है, तो ऑनर को नॉमिनी अपॉइंट करना होता है जो मेंबर के डेथ या इनकैपेबिलिटी में कंपनी मैनेज कर सके। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे को बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं ओपीसी में जिसमें किसी भी रीज़न की वजह से जो ऑनर होता है या फिर जो उसको चलाने वाला होता है, मे बी वो कोई भी हो सकता है, मेंबर भी हो सकता है, ऑनर भी कहीं और जा सकता है, तो किसी भी इनकैपेबिलिटीज़ की वजह से अगर वो जाता है तो कंपनी क्या करनी पड़ जाएगी, शट डाउन करनी पड़ जाएगी। तो उसको बचाने के लिए एक नॉमिनी का अपॉइंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि अगर इन केस अगर वो ऑनर या फिर कोई भी मेंबर ऑफ द कंपनी ऑफ ओपीसी कंपनी अगर वो इन ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें उसको शट डाउन करने की नौबत आ जाए, तो वो नॉमिनी जो होता है वो वहाँ पे संभाल लेता है, उस चीज़ को मैनेज करता है, हैंडल करता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है ज़रा ये देखते हैं। ओपीसी का स्ट्रक्चर जो होता है प्राइवेट कंपनी जैसा होता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही मेंबर के साथ होना चाहिए ये, बहुत सारे मेंबर्स इसको नहीं चलाते हैं। मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए इसमें। ठीक है, एक ही डायरेक्टर जो है वो होगा, क्योंकि गाइस देखो, एक ही यहाँ पे एक ही कंपनी का ऑनर है, तो एक ही डायरेक्टर यहाँ पे होगा। 7th वाले पॉइंट में इसमें क्या लिखा है कि कंपनी अपनी प्रॉपर्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर और शू भी शूड कर सकती है। इसके एडवांटेजेस पे आते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप। नीचे है यहाँ पे, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ इसे। एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप में इस पॉइंट में क्या लिखा है कि इट हेल्प्स इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर स्टार्ट बिजनेस इजीली। ओपीसी एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करता है। सेकंड वाले पॉइंट में लिखा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन, ओनली जो ऑनर की पर्सनल एसेट्स होती हैं सिर्फ वही सेफ रहेंगी। थर्ड वाले पॉइंट में लिखा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे बताया गया है। मैं फर्स्ट वाली वीडियो से ये कंसेप्ट बढ़ाती हुई आई हूँ कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यही होता है कि कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होगा और उसके रूप में वो ट्रीट होती है, सेपरेट लीगल पर्सन के रूप में। फोर्थ वाले पॉइंट में बेटर क्रेडिबिलिटी का रोल इसमें है कि ओपीसी का क्रेडिबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे इजी मैनेजमेंट की भी बात हुई है कि सिंस देयर इज़ ओनली वन ऑनर डिसीजन मेकिंग इज़ क्विक। ठीक है, एक ही ऑनर है तो किसी से ज़्यादा क्योस नहीं होगा, सिर्फ एक ही बंदा जो होगा कंपनी का वो डिसीजन लेगा और फिर वो उसी पे आगे चलेगा। लिमिटेशंस देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं। सबसे पहले लिमिटेशन यहाँ पे आ जाता है ओनली वन मेंबर अलाउड। एक ही मेंबर अलाउड होगा तो ऑनरशिप जो है वो शेयर नहीं कर सकते। एक ही मेंबर होगा, वो बात नहीं कर सकता, वो उसको सारा जो रिस्क होगा वो खुद बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड वाले पे आओ, सर्टेन बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस। ओपीसी में क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो नहीं कर सकते। थर्ड वाले पॉइंट में क्या लिखा है, लिमिटेड ग्रोथ होती है इसमें।
ठीक है, लार्ज बिजनेसेस में फाइंड दिस स्ट्रक्चर लेस सुटेबल। इसमें होता है कि लार्ज बिजनेसेस के लिए ओपीसी कम सुटेबल हो सकती हैं, क्योंकि ये स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा है शुरुआत से ही। इस वजह से ये इसी में सूटेबल होता है, क्योंकि ओपीसी जो है उसका बैकग्राउंड भी बहुत कम होता है, ज़्यादा वाइड नहीं होता है। स्मॉल कंपनी की बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्मॉल कंपनी। हमारा ओपीसी जो है वो ख़त्म हो चुका है। स्मॉल कंपनी की बात करते हैं। व्हाट इज़ अ स्मॉल कंपनी? अ कंपनी इज़ अ टाइप ऑफ A small company is a type of private company which has limited capital and limited turnover. According to the Companies Act, अब देखो यहाँ पे Companies Act मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, फर्स्ट यूनिट से। ये Companies Act जो है इसको लिख के आना होता है एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू द Companies Act, क्योंकि ये कंपनी लॉ हम पढ़ रहे हैं तो ये इसके अंडर होता है। ठीक है। A small company means a company other than a public company whose paid up share capital and turnover do not exceed the prescribed limits. ठीक है, स्मॉल कंपनी वो प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड टर्नओवर होता है। और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग स्मॉल कंपनी जो होती है वो कंपनी होती है जिसमें पब्लिक कंपनी के अलावा जिसका पेड अप कैपिटल और टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, नहीं होना चाहिए। जितना उसमें मेंशन है उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा लिमिट अगर एक्सीड हो जाती है तो फिर वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 4 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नहीं होना चाहिए इससे। लास्ट वाला जो पॉइंट है उसमें क्या है कि जो प्रॉफिट होना चाहिए उसमें कितना होना चाहिए? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग टर्नओवर जो होना चाहिए वो 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंसेप्ट जो होता है वो स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को रिलैक्सेशन और बेनिफिट्स देने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। अब देखो स्मॉल कंपनी की बात है तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए ही होगा, स्टार्टअप इसका स्मॉल ही होगा। ठीक है। फीचर्स देख लेते हैं ज़रा। ऊपर जो बातें कही हैं वही यहाँ पे रिपीट हो रही है कि प्राइवेट कंपनी जो होंगी स्मॉल कंपनी हो सकती हैं। ठीक है। यहाँ पे स्मॉल कंपनी की बात हो रही तो ऑब्वियस सी बात है कि स्मॉल ही होगी। सेकंड वाले पॉइंट में क्या लिखा है? लिमिटेड कैपिटल, पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब लिमिट में होना चाहिए, जितना उसमें मेंशन है उतना ही होना चाहिए। ठीक है। थर्ड वाले पॉइंट पे आओ ज़रा। इसमें क्या है? लिमिटेड टर्नओवर, इसमें एक्सीड नहीं होना चाहिए, जितना एनुअल टर्नओवर है स्पेसिफाइड लिमिट जो होती है उसकी उससे ज़्यादा नहीं एक्सीड होना चाहिए। फोर्थ वाले पॉइंट पे आओ ज़रा। इसमें क्या लिखा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट है वही कंपनी जो होगी वो अलग होगी, मेंबर्स जो होंगे वो अलग होंगे। ठीक है। बट कॉर्पोरेट विल वाला जो टॉपिक था याद करो गाइस, कमेंट में बताना। जो कॉर्पोरेट विल वाला जो टॉपिक था उसमें क्या था कि दोनों जो होंगे वो एक ही होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दी सर्टेन रीजन्स। वो सर्टेन रीजन्स क्या क्या थे मुझे कमेंट में बताना। फिफ्थ वाले पॉइंट में देखो क्या लिखा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी का केस यहाँ पे है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी सिर्फ शेयर्स के एक्सटेंट तक है। ठीक है। जितनी लाइबिलिटी होगी वो शेयर्स के एक्सटेंट तक ही होगी। सिक्स वाले पॉइंट में क्या है? सिंपल कंप्लायंस की बात हो रही है यहाँ पे कि जो लीगल और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होंगी वो सिंपल होंगी। ठीक है। ज़्यादा ट्रिकी नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, क्योंकि स्मॉल कंपनी की बात हो रही है तो स्मॉल चीज़ें होंगी, ज़्यादा बिग नहीं होंगी, वाइड यहाँ पे नहीं होगा कुछ भी। कंपनीज विच कैन नॉट बी स्मॉल कंपनीज, वो कंपनीज जो स्मॉल कंपनीज नहीं बन सकती हैं, जो एलिजिबल नहीं है उसके लिए, वो कौन कौन सी कंपनी है? फर्स्ट इज़ अ पब्लिक कंपनी, सेकेंड इज़ अ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 में आती है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ये कंपनी सिर्फ चैरिटी डोनेशंस वगैरह के लिए होती है। ठीक है। इसके लिए नहीं, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है प्रॉफिट के लिए, हम आगे पढ़ेंगे इसे, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है कि ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है। और क्या इसमें क्राइटेरिया है कि कंपनीज गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट्स, वो जो स्पेशल एक्ट्स के द्वारा होती हैं वो नहीं हो सकती हैं स्मॉल कंपनी। इसके एडवांटेजेस देखो ज़रा। एडवांटेजेस क्या क्या है? लेस कंप्लायंस बर्डन, स्मॉल कंपनीज में कम कंप्लायंस बर्डन होता है। ठीक है। फाइलिंग और रिपोर्टिंग का कॉस्ट भी कम होगा क्योंकि लोग कम हैं, एम्प्लॉयज़ कम हैं। ठीक है। एनवायरनमेंट जो होगा वहाँ का वो भी बहुत ही स्मॉल होगा। ठीक है। थर्ड वाले पॉइंट में देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि सिंप्लीफाइड रिपोर्टिंग सिस्टम। इसमें लिखा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिंप्लीफाइड इसमें होगी, क्योंकि ये स्मॉल कंपनी है, यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है। एनकरेजमेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और जो स्टार्टअप्स होगा उसको ये एनकरेज करता है। अब आ जाओ गाइज एसोसिएट कंपनी के ऊपर। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? Associate company is a company in which another company has significant influence but it is not a subsidiary company. अब guys देखो एसोसिएट कंपनी क्या होती है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मान लो ये तो एक इंसान है, ये देखो ये एक कंपनी है मान लो। ठीक है।
ये कंपनी ए है, ये कंपनी क्या है, बी है, ठीक है। तो जो बी कंपनी होगी ना, मान लो ये चला रही है खुद की कंपनी, ये जो ए वाली कंपनी है ये इसके अंडर क्या हुई है, जॉइंट वेंचर, यानी कि जॉइंट हुई है अभी अभी हाल ही में, ठीक है। तो इसके पास जो ये जॉइंट हुई है ना, इसके पास क्या होंगे, 20% राइट्स होंगे ओनली, सिर्फ 20% इसके पास वोटिंग पावर्स होंगे। लेकिन इसके पास क्या होंगे ना, जो रिमेनिंग यानी कि 80% मेजॉरिटी जो पावर है वो तो इसी के पास है, ठीक है। तो डिसीजन वाला जो पावर है ना, वो ज़्यादातर किसके पास होगा, इसके पास। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास ज़्यादा वोटिंग पावर है वो उसी के पास होगा। इसके पास इतने राइट्स नहीं होंगे, सिर्फ वोटिंग पावर इसके पास है, कि मतलब ये है। तो ये क्या होगी, ये जो बी वाली है ये मॉनिटर है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी ये क्या है, क्लास है, ठीक है। ये मॉनिटर ऑफ द क्लास और ये इसकी क्लास है, इसके अंडर ये रहेगी। तो ये क्या हो गई इसकी मॉनिटर, यानी कि एसोसिएट, ठीक है। एसोसिएट वो होती है जिसके अंडर कोई कंपनी आई हो जॉइंट वेंचर के लिए, ठीक है। वो 20% वोटिंग राइट रखती है अपने पास, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब इस अगले पॉइंट पे आते हैं, एसोसिएट कंपनी दोबारा से समझते हैं क्या होता है। अभी तो एग्जाम्पल से समझा था। एसोसिएट कंपनी वो कंपनी है जिसमें दूसरी कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है। ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी तुम लोगों को एग्जाम्पल में समझाया है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वही चीज़ है, यानी कि 20% वोटिंग पावर, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अगर एजीएम में, यानी एनुअल जनरल मीटिंग जब होती है, जब सारे डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, वहाँ पे अगर बातचीत हो गई है कि इसको इतना पावर मिलना चाहिए, दूसरे वाले को इतना पावर मिलना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। नहीं तो मतलब ज़्यादातर तो ऑलवेज 20% ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, एसोसिएट कंपनी वो कंपनी है जिसमें दूसरी कंपनी का 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर होता है, या फिर जॉइंट वेंचर जो है वो इंक्लूड हो सकता है। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, कोई दूसरी कंपनी आके ज्वाइंट कर ले, ठीक है, ज्वाइंट हो जाए। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब बताया मैंने अभी तुम्हें कि 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर या बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेशन उसका होना चाहिए, ठीक है। एसोसिएट कंपनी में होल्डिंग कंपनी क्या होती है, फुल कंट्रोल नहीं रखती है। होल्डिंग कंपनी कौन हुई, जो 20% वोटिंग पावर है जिसके पास, ठीक है, वो होल्डिंग हुई। तो उसके पास क्या है, फुल कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास 20% ही है। बाकी का रिमेनिंग जो 80% है वो एसोसिएट कंपनी हुई, यानी जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ द राइट होगा, जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ द पावर होगी, वो होगा क्या, एसोसिएट कंपनी। जिसके पास कम होगी वो क्या हो गई, उसकी होल्डिंग कंपनी। अब आ जाओ फीचर्स पे। फीचर्स हमने डेफिनेशन में एक पढ़ ही लिया है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, 20% राइट है यहाँ पे, कि वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, सिर्फ 20% है, ठीक है। ये ध्यान रखना, लिमिट ये एग्जाम में लिख के आना होता है। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, की सब्सिडरी कंपनी ये नहीं होती है, ठीक है। थर्ड वाले पॉइंट में सेपरेट लीगल एंटिटी इसमें होती है, सबको पता है, अब तो रट गया होगा सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंसिंग कंपनी फाइनेंशियल और बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है। ओनरशिप ऑफ शेयर्स, इन्फ्लुएंसिंग कंपनी जो होगी सब्सटेंशियल शेयर होल्ड करती है। अब देखो, जो मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल दिया वो यहीं पे नीचे मैंने दोबारा से मैं बता देती हूँ। ये एग्जाम्पल और भी अच्छा है। मान लो वही एग्जाम्पल है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर कंपनी ए है, उसके पास क्या है, बी कंपनी का 25% का शेयर है, ठीक है। तो कंपनी ए जो होगी उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होगा, कंपनी बी में है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कि वो 20% वोटिंग राइट है उसके पास, ठीक है। बट कंपनी ए डज नॉट कंट्रोल कंपनी बी कंप्लीटली। लेकिन कंपनी ए क्या करेगी, कंट्रोल नहीं कर सकती उसको। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास पावर कम है। देयरफॉर कंपनी बी विल कॉल्ड एन एसोसिएट कंपनी ऑफ कंपनी ए, यानी कि जो पावर जिसके पास ज़्यादा होगी वो क्या होगी, एसोसिएट कंपनी होगी। किसकी, कंपनी ए की, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एसोसिएट एंड सब्सिडरी कंपनी, ज़रा ये देख लेते हैं एक बारी। डिफरेंस क्या होगा इन दोनों के अंदर, एसोसिएट कंपनी क्या होती है, जिसके पास 20% या फिर मोर वोटिंग पावर होता है। लेकिन यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी की बात करते हैं, इसमें क्या होता है ना, मेजॉरिटी जो कंट्रोल होता है, मेजॉरिटी कंट्रोल होता है वो 50% वोटिंग पावर होता है। ऊपर वाले केस में 20% था, सब्सिडरी कंपनी में कितना होगा, 50% होगा, ठीक है। अब मैं तुम लोग को एक फ़नी सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो बोलते हैं ना, आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है। तो आधा कितना हो जाएगा, आधा आधा 50 इसका हो गया, 50 इसका हो गया, ठीक है। और 1 रुपया कितना हो गया, शगुन का हो गया, यानी कि 1 मान लो, तो कितना हो गया टोटल, 51 हो गया, ठीक है। तो याद करने का बेस्ट तरीका है ये, 51 हो गया, ठीक है। तो
ये जो शगुन वाला पॉइंट है ना, इसको अलग रखना, ये मैं बाद में समझाऊंगी कभी। ये 50% वाला जो केस है ना, ये तुम लोग अच्छे से याद रखना कि आधा तेरा आधा मेरा वाला जो केस है, ठीक है। अब आ जाओ, जो सब्सिडरी कंपनी है वो फुली कंट्रोल होती हैं, एसोसिएट सिर्फ इन्फ्लुएंस रखती हैं, ठीक है। अब डोरमेंट कंपनी की बात करते हैं। डोरमेंट कंपनी क्या होती है? डोरमेंट कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जो लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है लेकिन कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही। अब देखो, मान लो मैं तुम लोग को एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक कंपनी है, मैंने कंपनी खोली पेन की, ठीक है। पेन की नहीं, चलो लेट से मैंने आईफोन की कंपनी खोली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी ना, उस कंपनी को खोलूँगी, सिर्फ उसको लीगली एग्जिस्ट करवाऊँगी कंपनी अंडर सेक्शन जो भी होगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर मैं उसको रजिस्टर करवाऊंगी। आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है, ठीक है, जो रजिस्टर करता है कंपनी को, उसके पास जाके रजिस्टर करवाऊंगी। तुम लोग को इतना तो पता ही होगा ना गाइस कि जो कंपनी होती है उसके इनकॉर्पोरेशन के टाइम के 30 डेज़ के अंडर का टाइम होता है कि आरओसी के पास जाके जो लीगली एग्जिस्ट का वाला जो केस होता है वो तुम जाके वहाँ पे बोलोगे कि मेरी कंपनी जो है रजिस्टर करवाओ, तो उसको रजिस्टर करनी पड़ेगी और 30 डेज़ के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो जो केस है वो मिसकंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डोरमेंट कंपनी क्या हो गई कि मान लो मैं एग्जांपल पे थी, तो मैंने क्या किया कि वो जो आईफोन की कंपनी है वो खोली, लेकिन मुझे पता है कि उसका जो प्रॉफिट है ना वो फ्यूचर में होगा। मैंने खोली अभी है, काम नहीं कर रही हूँ, प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ, रॉ मटेरियल नहीं मंगवाए मैंने सिर्फ कंपनी को लीगली एग्जिस्ट करवाया मार्केट में, ठीक है। सिर्फ कंपनी को लीगली एग्जिस्ट करवाया है, यानी कि वो कंपनी किसी को मतलब सुनी हो किसी ने, या फिर मतलब मैंने ऐसा करवा दिया है कि किसी को पता हो कि हाँ ये कंपनी है मार्केट में, ये है, बस, ठीक है। काम नहीं कर रही हूँ अभी उसमें। मैं काम कब करूँगी? जब उसका टाइम आएगा, जब वो प्रॉफिट मुझे दिखेगा कि हाँ आज वो दिन आ गया है जिस प्रॉफिट का मुझे इंतज़ार था, तो मैं क्या करूँगी, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूँगी। तो वो कंपनी जो लीगली एग्जिस्ट करती है मार्केट में, बट उसका फ्यूचर जो होता है ना, वो प्रॉफिट जो होता है उसका वो फ्यूचर में होता है, ठीक है। तो उसके लिए वो रुकी हुई होती हैं, फ्यूचर प्रॉफिट के लिए बनाई होती है, लेकिन लीगली एग्जिस्ट वो करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी है नहीं, वो कंपनी रजिस्टर कर चुकी होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो एक्टिविटी नहीं करती कोई भी, वो फ्यूचर के लिए वेट करती हैं, ठीक है। तो डोरमेंट कंपनी वो कंपनी है जो लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है लेकिन कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर कंपनी आरओसी के पास अप्लाई कर सकती है, वही जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है उसके पास जाके वो अप्लाई करेंगी डोरमेंट स्टेटस के लिए, अगर इनएक्टिव हो, या फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, एसेट्स वगैरह के लिए भी कर सकती है, आईपी के लिए भी बनी हो तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में मैं ये बोलूँ कि डोरमेंट कंपनी क्या है, तो लीगली एग्जिस्ट वो करती है लेकिन टेम्पररीली उसका काम जो है वो इनएक्टिव है, काम जो है वो नहीं चल रहा है, ठीक है। रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ गई भाई, डोरमेंट कंपनी क्यों बनानी है हमें? तो उसका सबसे पहला रीज़न ही ये हो जाता है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है लेकिन उसमें वर्क नहीं चल रहा होता है। सेकंड वाले पे क्या है, होल्डिंग एसेट्स और प्रॉपर्टी। कभी कभी एसेट्स, लैंड, आईपी होल्ड करने के लिए भी कंपनी जो है वो बनाई जाती है। टेम्पररीली इनएक्टिविटी, अगर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है तो ही डोरमेंट स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। मेंटेनिंग कंपनी नेम, कभी प्रोमोटर्स कंपनी नेम रिजर्व करने के लिए क्रिएट करते हैं। प्रोमोटर्स का कंसेप्ट गाइज आगे आएगा, तब तक के लिए अगर तुम लोग को सर्च करना है तो मुझे बता देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। फीचर्स ऑफ अ डोरमेंट कंपनी, फीचर्स क्या है जो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि डोरमेंट कंपनी क्या होती है, कि नो सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्टिविटी, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती इनमें, ठीक है। ये तो नीचे चला गया गाइज, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, नो सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्टिविटी, कि इसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी होती नहीं है, बस बनाई गई होती है, लीगली एग्जिस्ट करती है। मिनिमल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो होते हैं इसके मिनिमल होते हैं, ज़्यादा होते नहीं है, वाइड कंसेप्ट नहीं है ये, क्योंकि ठीक है। रजिस्टर्ड विद आरओसी, आरओसी में रजिस्टर्ड करवानी होती है इसे, ये तो मस्ट कंपलसरी, बहुत कंपलसरी है ये वाला पॉइंट। तुम हर कंपनी वाले पॉइंट में लिख के आ सकते हो कि रजिस्टर्ड विद आरओसी, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म भी लिख के आ जाना उनका पोपट बनाने के लिए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है, ताकि ये पॉइंट बढ़ जाए और उनको लगे कि तुम लोगों को आता है। अब फोर्थ वाले पॉइंट में क्या है कि कैन बिकम एक्टिव अगेन, कंपनी एक्टिव हो सकती है आरओसी में अप्लाई करके,
ये तो कॉमन सेंस की बात है, बिना अप्लाई के तो कंपनी नहीं चलेगी। फिफ्थ वाले पॉइंट पे क्या है, स्टिल अ लीगल एंटिटी, फिर भी सेपरेट लीगल एंटिटी ये रहती है। इसमें भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग होंगे। कंडीशंस क्या क्या होती हैं डोरमेंट स्टेटस के लिए, अ कंपनी कैन, एक सेकेंड, ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट होगा। हाँ, कंडीशंस क्या क्या होती हैं इसमें, कंडीशंस देखो ज़रा, कंडीशंस मैच देखते होगे तो कंडीशन वर्ड तुम लोग को याद हो गया होगा। कंपनी कैन अप्लाई फॉर डोरमेंट स्टेटस इफ़, कंपनी डोरमेंट स्टेटस के लिए जो अप्लाई कर सकती हैं वो कौन कौन होती है, ठीक है। पहली, इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, उसकी कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए तभी वो अप्लाई कर सकती है। सेकंड वाले पॉइंट में फ्यूचर प्रोजेक्ट या फिर एसेट होल्डिंग के लिए बनी हो तभी वो अप्लाई कर सकती है। थर्ड, आरओसी में एप्लीकेशन फाइल करे वो, तभी वो कर सकती है, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोड्यूसर कंपनी और जो बाकी कंपनीज है वो अपलोड करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।